बच्चों, आज हम कक्षा 5 में आपको पाठ 5 जहां चाहा वहां रहा पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, इस पाठ के नाम से ही स्पष्ट पता चलता है, अर्थात जो व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है उसके रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो इस पाठ में एक ऐसी बालिका की कहानी है जो जन्म से ही क्या थे, उसके हाथ खराब थे, हाथों से वह काम नहीं ले पाती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने साहस और हिम्मत से अपनी अनूठी मिसाल कायम कर दी और आत्मनिर्भर बन गई। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। पल्लू आप लोग जानते हो, साड़ी के किनारे होता है जो, है ना, साड़ी पहनती है औरतें, आपने देखा होगा पीछे एक पल्ला होता है जो रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं पल्लू। तो पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। क्या था उस बालिका का नाम? इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। कढ़ाई के नमूनों को आप जानते हैं, सुई और धागे से कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है उसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से जंजीरी कढ़ाई होती है, इस प्रकार से जो कढ़ाई की जाती है आपने देखा होगा अपनी मम्मी की साड़ियों पे या बहन के सूटों पर, तो इसे मछली टांका कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से ये भरवा टांके हो जाते हैं जिसमें पूरा भरा रहता है, पत्ती को धागे से पूरा भर देते हैं, उसे भरवा टांके कहते हैं। इस प्रकार की कढ़ाई को उल्टी बखिया कहते हैं और इस प्रकार से ये खुलावा जंजीर का टांका होता है। तो इस प्रकार की उसने कढ़ाइयां की और उसकी अनूठी मिसाल पेश की। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता, अर्थात बचपन में वो कहाँ रही? अपने नाना के यहाँ रही। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। पिटपिटी जानते हो? कनेर के पत्तों को मोड़ मारकर, जिसे आप लोग पीपनी कहते हैं, पी पी की आवाज करता है, तो उसे वहां पिटपिटी कहा गया है। तो पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। ठीकरे का मतलब होता है जैसे घड़ा फूट जाता है और उसके छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें ठीकरे कहते हैं। और पिट्ठू को आप जानते हो कि जो आप देखते हो कि पिट्ठू को हम एक के ऊपर एक ठीकरा, दूसरे के ऊपर दूसरा रख के 5-6 रख करके क्या बना लेते हैं, एक ऊंचा सा ढेर बना लेते हैं जिसको गेंद से फोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पिट्ठू का खेल खेलते हैं। तो जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। पेंगे का मतलब ये होता है कि जोर लगा लगा कर झूले को और ऊंचा करना, और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते गांव के बच्चे। तो कौन सा गीत गाते वो? कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आयो रे, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आयो रे, जल्दी आयो रे सावन जल्दी आयो रे, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आयो रे। अब देखो बच्चों, ईला गाने में तो उनका साथ देती, ईला गा भी लेती थी और उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। क्यों नहीं ले पाती थी? रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। मैंने आपको बताया उसके हाथ काम नहीं करते थे, तो रस्सी पकड़ने के लिए जैसे हाथ करती उसके हाथ काम नहीं कर पाते, फिर वो निराश हो जाती। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में भी शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। क्यों निराश हो जाती? क्योंकि धप्पा किस प्रकार से लगाया जाता? हाथ से धक्का देकर धप्पा किया जाता है, तो हाथ उसका काम नहीं कर पाता, फिर वो निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी वो? वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी।
ईला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती माना। उसने भी सोच लिया, यदि मेरे हाथ काम नहीं करते, लेकिन मैं और बच्चों की तरह अपने सारे काम किसी न किसी रूप में लूंगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी फर्श की सफाई करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर चिंता थी। कभी सब सोचते कि हम इसको स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये तो और बच्चों की तरह कर ही नहीं पाएगी, धीरे धीरे करेगी। तो इस प्रकार से उसके साथ ये परेशानियां आती थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। अर्थात जिन कामों में पैरों का या और अन्य जैसे मुंह का इस्तेमाल होता, उन कामों को तो वो बहुत तेज कर लेती, पर किसी किसी काम में उसे थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही रहती थी। वह परेशानियों के, लेकिन कैसी बालिका थी, वह साहसी बालिका। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। अब देखिए क्यों नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं उनको परीक्षाओं में क्या किया जाता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा अतिरिक्त समय मिलता है। कि जैसे बच्चों को अगर 2 घंटे मिल रहे हैं तो इनको 3 घंटे मिल सकते हैं, क्योंकि ये धीमी गति से काम करते हैं। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल जाती है जो परीक्षा में उनके लिए लिखने का काम कर सके, लेकिन उसको उस समय इसकी जानकारी नहीं थी। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी आप जानते हो, यानी कपड़ों पर कढ़ाई करना। कौन करती थी? उसकी माँ और दादी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती रहती थी। मतलब सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हुए वो उन्हें देखती रहती थी। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। उसके दिमाग में भी आया, मैं भी यह काम करूंगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। अब उसकी मम्मी और दादी तो काहे से करती थी यही काम, हाथों से, लेकिन हाथ उसके काम नहीं करते, तो उसने ठान ली कि मैं ये काम अपने पैरों से करूंगी। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अर्थात जहाँ कोई व्यक्ति कुछ ठान लेता है, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अर्थात वह इतना ऐसा अच्छा कार्य करने लगी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि ईला के हाथ खराब हैं। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना हिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह भली भांति समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, अर्थात नुमाइश लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। अर्थात उसने कहीं कहीं पर इन जगहों की कढ़ाइयों का भी उसमें प्रयोग किया था। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत अच्छी लगी। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। उसकी आंखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास के बाद सुनहरी रुपैली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। अर्थात इस प्रकार के डिजाइन बनाती चली जाती थी और इस प्रकार से वह अपने आप में आत्मनिर्भर बन गई और अपनी एक अनूठी मिसाल उसने कायम कर दी। तो बच्चों, इस पाठ में जो शब्दार्थ आए थे वो मैंने आपको यहाँ लिख करके भी दिए हैं। आपको बताती भी रही हूँ मैं, लेकिन मैंने लिखे भी हैं। तो आप देखिए, टांका मतलब हाथ की सिलाई, हिम्मत साहस, अनूठी माने अनोखी, मिसाल माने उदाहरण, सांझ माने शाम, बटोर कर इकट्ठा करके, पेंगे झूले को जोर देकर बढ़ाना, कशीदाकारी हाथ से की जाने वाली कढ़ाई,
धैर्य, धीरज या संयम। माहिर, निपुण, किसी भी काम में निपुण होना। नवीनता माने नयापन लाना। अनूठा, बेमिसाल, अतिरिक्त माने अलावा।